गतांग से आगे। विनोद बाहर ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अमन को जैसे ही उसने रिक्शा से आते देखा तुरंत ही उसकी ओर लपका। सर, आप आ गए। मैंने यहाँ सब इंतजाम कर दिया है। वैसे तो ये बहुत बड़ी हवेली है, बहुत से व्यक्ति यहाँ रह रहे थे। मैंने 7 कमरे अपने लिए और मजदूरों के लिए किराए पर ले लिए हैं। सब सामान मैंने हवेली के बाहर रखवा दिया है। जो चीजें हमें कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, बस पानी के टैंकरों की व्यवस्था करनी रह गई है, जो कल सुबह हो जाएगी। अरे रे रे, बस मुझे रिक्शा से उतरने तो दो, या सारी बात यही बता दोगे? अमन ने झुंझलाकर कहा, क्योंकि अभी अभी जो घटना उसके साथ घटित हुई थी उससे वो सदमे में था। उसने वास्तव में भंवरी को सड़क के किनारे खड़े देखा था और वह उसी मासूमियत से उसे तके जा रही थी, जबकि रिक्शा वाला बोल रहा था कि वहाँ कोई था ही नहीं। तभी अमन की ऐसी हालत देखकर विनोद ने समझा शायद थकान के मारे सर ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। वह चुपचाप अमन का सामान लेकर उसके कमरे में रखने चला गया। अमन ने एक नजर गौर से हवेली की ओर देखा। वास्तव में हवेली बड़ी ही शानदार थी। किसी जमाने में बड़ा रौब रहा होगा उस हवेली में रहने वालों का, जिसका जीता जागता सबूत ये हवेली थी। बहुत ही सुंदर राजस्थानी कलाकृति उकेरी हुई थी, कहीं कहीं रंग बिरंगे रंगों से मोर, तोते, बेलबुटे पेंट किए हुए थे। अमन अंदर गया तो देखा बीच में एक बड़ा सा आंगन था, जिसके चारों तरफ कमरे ही कमरे बने हुए थे। कमरे भी बड़े बड़े आलीशान थे। उसके साथ आए हुए स्टाफ ने अपना सारा सामान कमरों में सेट कर लिया था। अमन का कमरा विनोद के कमरे से लगता हुआ था। पुरानी हवेली होने के बाद कमरों के वर्गीकरण किए हुए थे। जिसे अटैच बाथरूम वाला कमरा चाहिए तो वो भी था, और किसी को कॉमन बाथरूम वाला चाहिए तो वो भी था। इसलिए विनोद ने अमन के लिए अटैच बाथरूम वाला कमरा ही लिया था। बड़ा अफसर था, पूरी सुख सुविधाओं वाला घर था उनका दिल्ली में। अमन कमरे में गया और गीजर ऑन करके सबसे पहले गर्म पानी से नहाया। नहाने से सफर की सारी थकान दूर हो गई। नहा धोकर वह बाहर आया तो बड़े से आंगन में एक और रसोई घर बना था। वहाँ पर हवेली वालों ने एक बावर्ची छोड़ रखा था, जैसे पहले जमाने में सराय में होता था। जो मुसाफिर खाना नहीं बना सकते थे वो वहीं खाना खाते थे। विनोद और साथ का स्टाफ तो खाना खा चुका था। विनोद ने रसोइये से कहकर अमन के लिए खाना गर्म करवाकर एक थाली लगवा दी थी। दिन भर का थका अमन खाने को देखकर उस पर टूट पड़ा। भरपेट खाना खाकर वह सभी को सोने का बोलकर अपने कमरे में चला गया सोने, क्योंकि सुबह पानी के टैंकरों का इंतजाम करके उन्हें नवलगढ़ के किले की लोकेशन पर भी जाना था। अमन बिस्तर पर जाकर लेट गया। पता नहीं क्यों इतना थकने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार भंवरी का चेहरा उसकी आंखों के आगे नाच रहा था। कितनी मासूमियत भरी थी उन आंखों में। अमन तो पागल सा हो गया था उसके रूप को देखकर। वो जानता था कि वो एक आत्मा है, लेकिन जरूर वो उससे अपनी आपबीती बताना चाह रही होगी, जब ही वो उसे बार बार दिखाई दे रही है। अमन को अब पछतावा हो रहा था कि उसने ट्रेन में उससे बात क्यों नहीं की। अमन को लगा था कि वो एक साधारण महिला यात्री है, गलती से जल्दी जाने के चक्कर में खिड़की से लटक गई होगी। तभी उसने उसे सम्मान से अंदर आने को बोला था। ज्यादा बात इसलिए नहीं कि एक तो जनाना यात्री, ऊपर से राजस्थान की वेशभूषा पहने गांव की औरत कहीं। अगर वो उससे ज्यादा बात करता तो उसने उससे बात नहीं की। लेकिन अब वो पछता रहा था कि वो उससे बात करने ही आई थी और वह संकोचवश बात नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात उसे उसकी आवाज लगी, वो बिल्कुल मर्दाना थी। अमन सोच रहा था कि उसने वैसी आवाज कहाँ सुनी थी। फिर सोचते सोचते याद आया कि पिछले साल मामा के यहाँ लड़का हुआ था, तब हिंजड़े नाचने आए थे। भंवरी की आवाज कुछ कुछ उनके जैसी थी।
इसका मतलब है भंवरी ना औरत है और ना ही मर्द, वो एक हिजड़ा। ये सब सोचते सोचते अमन को नींद ने कब घेर लिया उसे भी पता नहीं चला। सपने में अचानक से अमन को लगा जैसे उसके पलंग के पास कोई खड़ा है। अमन नींद में बोझिल हुई आंखों को खोलने का प्रयास कर रहा है पर वो खुल ही नहीं रही है। फिर भी उसे ये एहसास हो रहा है जैसे पलंग के सिरहाने भंवरी ही खड़ी है। अमन ने पूरा जोर लगाकर बोला, भंवरी ये तुम ही हो ना? अपने यहाँ होने का प्रमाण दो। तभी जोर जोर से घुंघरुओं की आवाज आने लगी और एक अलग ही तरीके से ताली बजाकर कोई बोला, हाँ बाबू सा ये मैं ही हूँ। तुम बार बार मेरे सामने से कहाँ गायब हो जाती हो? पहले ट्रेन में और फिर रास्ते में। आखिरकार क्या कहना चाहती हो मुझसे? बस यही बाबू सा थे, सुनी सुनाई बांत्या मह विश्वास मत ना करियो। जो सच्ची बात होवे वाने खोजियो, पर सच्चाई क्या है वो तुम ही बता दो। ना बाबू मैं ताहरे को बताऊंगी, पहले तो झूठ लाग सी म्हारी बात। थे दुनिया सु पूछ जो, फिर देखना लोग बाग कितने झूठे और फ्रेबी होते हैं। ये कहकर वो सहज सहज पाँव रखते हुए कमरे से बाहर चली गई। अमन उसे जाते हुए देखता रहा। ये सब अमन के साथ सपने में हो रहा था, लेकिन अमन को ऐसे लगा जैसे वास्तव में हो रहा है। वह जोर से हड़बड़ा कर उठा ताकि भंवरी को रोक सके, लेकिन जब उसने अपने आप को चेताया तो पता चला वो पलंग पर ही लेटा हुआ था। भर दिसंबर की सर्दी में भी वह पसीने से लथपथ हो गया था। उसने उठकर पानी पिया और मोबाइल में समय देखा तो सुबह के 5 बज गए थे। अमन कुछ सोचकर बिस्तर से उठकर वॉशरूम चला गया। कहानी अभी जारी है।